नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, उस पर ये पहला व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में विद्यार्थियों हमने यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पर एक अपना सेशन उस पर हुआ था। उस व्याख्यान में मैंने यह चर्चा की थी कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए और आकर के उन्होंने कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वो इतना करने के बाद जब वो लोग यहाँ पर आ गए, तो आज मैं इस व्याख्यान में यह चर्चा करना चाह रहा हूँ कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। देखिए, आप जानते हैं कि औरंगजेब के मरते ही 1707 ईस्वी थी वो भारतीय जो उनका यहाँ पर राज्य है मुग़लों का, वो उसमें टुकड़े टुकड़े हो गए और मुग़लों की सत्ता निर्बल होने के साथ साथ देश में उद्योग धंधे, व्यापार, कला, साहित्य और भी जो वेल्थ है, सुख समृद्धि है, उन सब में कमी आती है। यूँ कहा जाए कि वो जो दौर था, 18वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, एक भीषण राजनीतिक अशांति, सामाजिक अराजकता और विकट आर्थिक दुर्दशा का दौर था। 18वीं शताब्दी का इतिहास वस्तुतः षड्यंत्रों, अपराधों का इतिहास है। मुगल दरबार राजनीतिक गुटबंदियों का अखाड़ा बन गया, जिससे स्थिति बहुत बिगड़ी। मुगल सम्राट अमीर वर्ग के हाथों की कठपुतली बन करके रह गए। अमीर से तात्पर्य जो उनके सभासद हैं, मंत्री हैं, जो राजनीतिक हैसियत वाले लोग हैं। और इस प्रकार लगभग 150 वर्षों तक मुगल राज्य जैसे तैसे चला और 1857 में समाप्त हो गया। हमारा जो अध्ययन काल है विद्यार्थियों 1740 से प्रारंभ होता है। हमारा जो पाठ्यक्रम है आधुनिक भारत का इतिहास, वो 1740 ईस्वी से हमें अध्ययन करना है। उस समय हमारे यहाँ पर जो मुगल शासक था उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला, जिसकी टाइमिंग है 1719 से 1748, यानी कि 1740 में भी मोहम्मद शाह रंगीला ही शासन कर रहा था। ये इसका जो यूँ कहें कि 18 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और उसकी आयु उस समय 18 वर्ष थी। और एक जो सैयद बंधु थे, जिनको कि किंग मेकर कहा गया इतिहास में, जिनका विद्यार्थियों हम चर्चा आगे चल के करेंगे, उन्होंने इसको बनाया और बड़ी जल्दी उन्होंने 3 सम्राटों को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। जब उनके मन माफी कार्य नहीं हुआ, उनको बदल दिया। मोहम्मद शाह को भी वही लेके आए। मोहम्मद शाह को शासन करने के लिए 30 वर्ष मिले और खुतबा भी उसके नाम का पढ़ा गया, जो कि मुस्लिम धर्म के अनुरूप मुस्लिम जो परंपरा थी कि कोई भी नया शासक बनता था तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। वो खुतबा भी उसके नाम का पढ़ा। परंतु चाहे खुतबा उसके नाम का पढ़ा गया हो, परंतु समस्त सत्ता सैयद बंधुओं के हाथों में केंद्रित रही। हालांकि जो दिल्ली राजतंत्र है
उसकी नींव खोखली हो चुकी थी, तथापि मोहम्मद शाह ने उस मुग़ल राजतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखा। इसलिए इतिहासकार उसे बाबर के वंश का अंतिम शासक कह देते हैं। परंतु कहा जाता है कि उस जैसा निश्चिंत सम्राट कोई नहीं हुआ। वह अपना अधिकांश समय महल की जो भी सुंदरियां हैं, जो चारों तरफ से लाई जाती थी, उनके मध्य समय व्यतीत करता था। उसने ईरानी सैयद बंधुओं के नेतृत्व में सहिष्णुता की नीति पर आचरण करते हुए राजपूत शासकों के साथ मैत्री रखनी चाहिए, परंतु निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में अनेक अमीर जो कि कट्टर मुसलमान थे, वो इसकी नीति का विरोध कर रहे थे और वो औरंगजेब की धार्मिक नीति को कंटिन्यू करना चाहते थे। और सैयद बंधुओं जिनका कि राज्य के प्रशासन में बड़ा हस्तक्षेप था, सम्राट भी उस सैयद बंधुओं से तंग आ चुका था। अतः उसने एक षड्यंत्र के माध्यम से दोनों सैयद बंधुओं को ठिकाने लगा दिया। इतिहास विद्यार्थियों, विभिन्न परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं का खात्मा किस मुग़ल सम्राट ने किया, तो वो है मोहम्मद शाह, जिसको कि मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। हालांकि मोहम्मद शाह का दीर्घकालीन शासन मुग़ल साम्राज्य को बचाने का अंतिम सहारा था और भाग्यवश उसे एक अच्छा वज़ीर भी प्राप्त हुआ, निज़ाम उल मुल्क। परंतु मोहम्मद शाह विलासिता में चला गया और चाटुकारों से घिरा रहता था और प्रशासन के प्रति उदासीन हो गया। और वो जो वज़ीर था निज़ाम उल मुल्क, जो कि कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा था और वो शिकार का बहाना करके अपनी सेना लेकर के यहाँ से 8 दिसंबर 1723 को दक्षिण भारत में चला गया और वहाँ एक उसने नए राज्य की वहाँ पर स्थापना की। इसके पश्चात मोहम्मद शाह ने कमरुद्दीन को अपना वज़ीर बनाया, परंतु उससे साम्राज्य के प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ। निज़ाम के आदर्श पर चलते हुए सादत खान ने अवध में और मुर्शिद अली खान ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अब निज़ाम का हैदराबाद में एक स्टेट हो गया, सादत खां का अवध में अलग स्टेट हो गया, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना स्वतंत्र स्टेट बना लिया। मराठों ने मालवा, गुजरात व बुंदेलखंड पर धावे बोलने शुरू कर दिए। दिल्ली भी उनके टारगेट पे थी। मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम अपने कुछ थोड़े से घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर, आप कहें कि वहाँ तक वो आ गया। इस प्रकार अव्यवस्थित राजनीतिक वातावरण में एक विदेशी आक्रमण हुआ फारस से। नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटकर यहाँ से बहुत सारा जो धन ले गया। और उस लूट में कोहिनूर का हीरा, जो कि दक्षिण भारत से मलिक काफूर को प्राप्त हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, दुनिया का सबसे कीमती हीरा था वो उस समय, वो ले गया। साथ में मयूर सिंहासन जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था वो ले गया। और ये जो नादिर शाह का आक्रमण था, ये एक बड़ा घातक प्रहार था मुग़ल साम्राज्य पर। सम्राट भी बंदी बना लिया गया था मोहम्मद शाह को।
सम्राट को निर्बल देखकर मुगल दरबार के अमीर, अब जब ऐसी स्थिति आ गई वो लूट मार करके चला गया, तो जो मुगल दरबार के जो अमीर हैं वो अब दरबार में रहना नहीं चाहते थे और वो अपने लिए कहीं अन्य कहीं भविष्य की तलाश में थे और वो स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। और मराठा जो सरदार थे वो दिल्ली नहीं, विद्यार्थियों पंजाब तक आक्रमण करने लगे। और इन्हीं परिस्थितियों में 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला का देहांत हो गया। उसके बाद अहमद शाह नाम का शासक 1748 से लेकर 54 तक शासन करता है। 21 साल की आयु में गद्दी पर बैठता है। वो भी एक निर्बल और निकम्मा, विलासी, दुष्चरित्र, और वो जो अहमद शाह है, ये एक हिजड़ा उसके संपर्क में आ गया जिसका नाम था जावेद खां। और वो जावेद खां जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा और अहमद शाह ने सारी चीज़ें जावेद खां को सौंप दी प्रशासन की। इससे अमीर उससे द्वेष करने लगे और मराठों के लगातार जो आक्रमण हो रहे थे वहाँ भी मुगल कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजा ने, यानी कि जो इनका सम्राट है अहमद शाह, ना कभी सेना को संभालता था, ना कभी राजकोष के बारे में कोई कि भाई कितना धन हमारे पास है नहीं है, इसकी कोई उसको चिंता नहीं थी। और बड़े खराब स्थिति विद्यार्थी उस समय वहाँ पर हो गई। और ये जो वज़ीर है गाज़ीउद्दीन ने 5 जून 1754 को अमीरों की बैठक बुलाई और उस सभा में अयोग्य मुगल सम्राट को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे सम्राट को बिठाने का निश्चय किया। और उसके बाद इस सम्राट को बंदी बना लिया गया, अंधा करके उसको कारागार में डाल दिया गया और एक नया सम्राट बना आलमगीर, जिसकी आयु उस समय थी 55 वर्ष। उस समय वो जेल में था और स्थिति यह थी विद्यार्थियों, मुगलों के जितने भी वंशज थे उस समय कोई सम्राट बनना नहीं चाहता था, क्योंकि अमीर जो हैं वो चैन से शासन नहीं करने देते थे और अमीरों का कहना नहीं मानने पर वो उसका कत्ल कर देते थे, किसी को अंधा कर देते थे, तो कोई नहीं बनना चाहता था। फिर अहमद शाह जो है उसको जिस ढंग से बदला गया, उसको अंधा बनाया गया, सब मुगल जो वंशज हैं उनके अंदर भय एक व्याप्त हो गया। सभी राजकुमार भयभीत थे, कोई सम्राट बनने को तैयार नहीं हुआ। अंत में बड़ी कठिनाई से बहादुर शाह के पुत्र जहादर शाह के बेटे सुल्तान अजीजुद्दीन को समझा बुझाकर मुकुट धारण करने के लिए राज्य किया और वो आलमगीर द्वितीय के नाम से वहाँ का शासक बना। और स्थिति तब भी बड़ी ख़राब रही, क्योंकि उसको ना तो प्रशासन का अनुभव था, ना युद्ध करना जानता था, और वह अपने वज़ीर इमाद उल मुल्क के हाथों की कठपुतली बन गया। वज़ीर स्वार्थी था, सम्राट को निर्बल पाकर उसने बेईमानी करना प्रारंभ कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, और यह स्थिति होगी कि शाही परिवार के लोग भी भूखे मरने लगे। और उधर पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे। मुगलों ने, जो मुगल अमीर थे, उन्होंने इसको अयोग्य समझकर इसको 1759 30 नवंबर को मौत के घाट उतार दिया और नग्न अवस्था में खिड़की से बाहर फेंक दिया। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 18 घंटे तक उसका शव जमीन पर पड़ा रहा। बाद में मेहंदी अली खां के आदेश से उसे हुमायूं के मकबरे में उसका दफन किया गया।
आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाने में उसका जो वजीर था इमाद उल मुल्क, उसका हाथ था। अगला शासक बनता है विद्यार्थियों शाह आलम द्वितीय। इसकी टाइमिंग है 1759 से लेकर के 1806। अली गौहर, इसका जो मूल नाम था अली गौहर, अपने पिता के वध के समय पटना में था। यानी कि जब आलमगीर का वध हुआ, पटना में ही उसका फिर राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली में वो था नहीं, पटना में कर दिया। दिल्ली की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था में उसे दिल्ली के बाहर ही रहने को विवश कर दिया गया। अतः राज्याभिषेक होने पर भी नया सम्राट शाह आलम द्वितीय दिल्ली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस अंतराल में उसका जो वजीर है नजीब खां, वो दिल्ली में एक तानाशाह की तरह शासन करता रहा। वजीर ने अपने सम्राट को आमंत्रित नहीं किया और सम्राट ने दिल्ली में आने की हिम्मत नहीं की। सफदरजंग के पुत्र सुजाउदौला ने सम्राट को अवध आमंत्रित किया। जो अवध का जो नवाब, उन्होंने शाह आलम द्वितीय को अवध बुला लिया, उसका सम्मान भी किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि मुगल सम्राट ने सुजाउदौला को 15 फरवरी 1762 को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। दिल्ली में जो था नजीब खां, जो कि वजीर के हैसियत से वहाँ का प्रशासक था, अब वो गैर कानूनी हो गया, क्योंकि बादशाह ने यानी कि सम्राट ने, दिल्ली के राजा ने अब अपना वजीर नियुक्त कर दिया अवध के सुजाउदौला को। और शाह आलम इलाहाबाद में रहने लगा। इसी अंतराल में जुलाई 1763 में बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल से खदेड़ दिया गया था, वह भी इलाहाबाद आ गया। और इलाहाबाद में इस समय 3 हिंदुस्तान की पावर्स थी। उनका ताकत उनकी कम ज़्यादा वो एक अलग मसला है। 3 पावर्स में है हिंदुस्तान का सम्राट, आप माफ़ करना, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल, पुनः माफ़ करना विद्यार्थियों, अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का जो निष्कासित नवाब मीर कासिम। और इन तीनों ने आपस में एक समझौता किया और उस समझौते के बाद इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। फिर बक्सर के युद्ध में ये तीनों ही पराजित होते हैं, इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के बाद उस कंपनी ने, जो शाह आलम द्वितीय है, उसकी पेंशन कह दिया कि हम आपको पेंशन देंगे, और अब शाह आलम द्वितीय उनके संरक्षण में आ गया। निसंदेह शाह आलम द्वितीय साहसी था, उत्साही भी था, परंतु उस समय मुग़ल स्टेट इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वह उसको पुनर्जीवन प्रदान नहीं कर सकता था। इसी व्यवस्था के कारण 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना रहा। 1772 में वह मराठों के प्रभाव में आ गया और उनकी सुरक्षा में दिल्ली रहने लगा और मराठों से पेंशन पाने लगा। गद्दी पर बैठने के 12 वर्ष बाद, यानी कि राज्याभिषेक होने के 12 वर्ष बाद, शाह आलम द्वितीय मराठों की सुरक्षा में दिल्ली उसका जो है प्रवेश विद्यार्थी हुआ था। परंतु 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो वह पुनः अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया। दुर्भाग्यवश मराठे जो आपस में संघर्षरत थे, उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सके। इसी कारण उसके अमीरों ने उसे
10 अगस्त 1788 में अंधा कर दिया था। इसमें रूहेला सरदार गुलाम कादर की प्रमुख भूमिका थी। अतः 1803 से पूर्व अब अंग्रेज़ों के विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उस समय वह महादजी के संरक्षण में था। इसके उपरांत वह 1806 ईस्वी तक अंग्रेज़ों से पेंशन पाता रहा और 1806 ईस्वी में इसी दुखी अवस्था में दुनिया से वो कूच कर गया। उसके जो है प्राण, उसके जो प्राण उसने त्याग दिए। तो यहाँ विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय की स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। हमारा अध्ययन यह है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ और यूरोपीय शक्तियाँ आ गए तो भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। मुग़ल, जिसमें कभी अकबर जैसे शासक हुए, औरंगजेब जैसे शासक हुए, उन मुग़लों के वंशजों का अध्ययन करना आवश्यक है कि वो किस स्थिति में थे। तो वो शाह आलम द्वितीय ऐसी परिस्थिति में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर द्वितीय, कोई ख़ास इनका जो है उपलब्धि नहीं है और इनके शासनकाल में तो ये कहा जाने लग गया था, हुजूर आलम दिल्ली से पालम। बस अब वो दिल्ली में भी विद्यार्थियों यूँ कहें कि लाल किले तक अब उनका शासन सीमित रह गया था और एक पेंशनर के रूप में 1837 में उनकी भी मृत्यु होती है। उसके बाद में बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया। वह बहादुर शाह द्वितीय के नाम से बादशाह बना। इनका जो डेजिग्नेशन है वो तो बादशाही है। अब ये अलग बात है कि वो सिर्फ लाल किले तक हैं, लेकिन अभी भी वो बादशाह उनको कहा जाता है। यह मुग़ल वंश का अंतिम सम्राट सिद्ध हुआ। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने दिल्ली जाकर उसे अपना नेता घोषित किया। क्रांति के असफल होने पर उसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया अंग्रेज़ों ने। रंगून में वह अंग्रेज़ों के एक बंदी के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए 1862 में 87 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चल बसा। बहादुर शाह भी एक वृद्ध मुग़ल शासक था और वह मुग़ल शासन में कुछ सुधार नहीं कर सका। 1857 की क्रांति के समय वो 72 साल का था और क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेता चुन लिया, परंतु उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़े और रंगून में अपना शेष जीवन वहाँ पर व्यतीत करना पड़ा। बहादुर शाह के बारे में एक बात और कि एक तो ये अंतिम मुग़ल शासक था, क्योंकि उसी दिन अंग्रेज़ों ने जब इसको बंदी बनाया, इसके दोनों पुत्रों व पोतों को गोली से उड़ा दिया, तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। बहादुर शाह के बारे में जो मैं एक बात आपको विद्यार्थियों आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वह एक अच्छा शायर था, शायरी बहुत अच्छी करता था। तो इसलिए बहादुर शाह को आज मुग़ल सम्राट के रूप में कम और एक शायर के रूप में अधिक उसका स्मरण किया जाता है। विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगे कि मुग़ल दरबार में दलबंदी, शासन का स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, दरबार में गुटों और दलों की उत्पत्ति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोकतंत्र में तो दलबंदी होती ही है, पर राजतंत्र में भी निजी स्वार्थों के कारण व आपसी स्पर्धा के कारण गुटबंदी हो जाती है। औरंगजेब ने 50 वर्ष तक शासन किया और प्रशासन को वह स्वयं देखता था, तब भी उसकी मृत्यु के समय उसके दरबार में कई दल थे जो विभिन्न विचारों और स्वार्थों के प्रतीक थे। यह दलबंदी औरंगजेब की ताकत के समय तो दबी रही, लेकिन उसकी मृत्यु होते ही उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में उभर करके आ गई।
और औरंगजेब की मृत्यु के बाद विद्यार्थियों अभी हमने कई शासकों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से शासक बदले जाते रहे, अमीर कितने ताकतवर थे, और कोई भी मुग़ल राजकुमार शासक नहीं बनना चाहता था अमीरों के भय से। और ये अमीर आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से द्वेष भी ये रखते थे। सैयद बंधु की विद्यार्थियों मैंने बात की थी कि हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो सैयद बंधु हैं, इनमें एक का नाम तो अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम है हुसैन कुली। एक का नाम अब्दुल्ला और एक का नाम हुसैन कुली। मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर ने जहादर शाह को पराजित कर 1720 में उसे मौत के घाट उतार दिया था। और जो जुल्फ़िकार था मुग़ल, उसको भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार 1720 में फर्रुखसियर मुग़ल सम्राट बना, परंतु उसे सैयद अब्दुल्ला को अपना वज़ीर बनाना पड़ा, जो कि सैयद ब्रदर्स में से है, सैयद बंधुओं में से है। और हुसैन कुली को अपना मीर बख्शी बनाना पड़ा, यानी कि सेनापति बनाना पड़ा। इसके अलावा उन्हें 7000 का मनसबदार, जो आपने विद्यार्थियों सेकेंड ईयर में पढ़ा है, मनसबदार बनाया। 1720 तक मुग़ल साम्राज्य पर उनका जो है विद्यार्थियों प्रभुत्व बना रहा। साम्राज्य की समस्त शक्ति इन सैयद बंधुओं के हाथ में रही। उन्होंने अपने लोगों को उच्च पदों पर पदासीन कर दिया। फर्रुखसियर उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया और अंत में इस दयनीय अवस्था से उकता कर उसने मीर जुमला, निज़ामुल मुल्क, इनायतुल्लाह कश्मीरी आदि के सहयोग से षड्यंत्र रचकर सैयद बंधुओं को हटाने का प्रयास किया। परंतु सैयद ब्रदर्स को इसका पता चल गया। फर्रुखसियर को बंदी बना लिया और उसका वध करके उसको समाप्त कर दिया। इतिहासकार जगन्नाथ एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र नाम है इनका, कि फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठने के समय से लेकर उसे हटाए जाने तक मुग़ल सम्राट की शक्ति और प्रतिष्ठा को ऐसा धक्का लगा जिससे कभी औरंगजेब के उत्तराधिकारी ऊपर नहीं उठ सके। 1719 में फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया, गला घोट के उसको मार दिया। इससे सैयद बंधुओं के हौसले बढ़ गए। उनकी आज्ञा से अगले 10 मास के भीतर, अगले 10 महीनों में 3 शहजादे मुग़ल शासक बनाए गए, जो पानी के बुलबुले की भांति उठे और थोड़े समय में अपना अस्तित्व खो बैठे। इन तीनों शहजादों में से कोई भी गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। इनके महल व जेल खानों की तलाशी ली जाती थी। जब रफ़-उद-दर्जात को सिंहासन पर बैठाने के लिए लाया जा रहा था तो उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। कुछ हफ्तों में जब उसकी मृत्यु हो गई तो 2 अन्य राजकुमार रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को मुग़ल गद्दी पर बैठाया गया। इन दोनों को ही सैयद बंधुओं की कठपुतली बनकर रहना पड़ा। वस्तुतः जिस गति से मुग़ल राजकुमार गद्दी पर बैठते थे और हटाए जाते थे, उससे सैयद बंधुओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। लेकिन यह भी मुग़ल साम्राज्य का दुर्भाग्य था कि किसी भी वज़ीर या उमराव के हाथों में सत्ता अधिक समय तक नहीं रही। यही नियम सैयद बंधुओं के साथ लागू हुआ और मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि उनकी सहायता से बना था, वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इन सैयद ब्रदर्स को षड्यंत्रपूर्वक उसने मरवा डाला। तो ये सैयद बंधु थे। खासकर विद्यार्थियों, नाम इनके ध्यान रखने हैं आपको, सैयद अब्दुल्ला खां और
हुसैन अली। और ये इनको राज्य निर्माता यानी कि किंग मेकर भी विद्यार्थियों इनको कहा जाता था। विद्यार्थियों, एक खाने दोरा नाम का एक अमीर हुआ। असल में ये कन्वर्टेड मुसलमान था। निज़ामुल मुल्क के दक्षिण भारत चले जाने से 1723 में मुग़ल दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई पुनः। तुर्की और मुग़लों का नेता कमरुद्दीन खां बना, जबकि भारतीय मुसलमानों का नेता खाने दोरा रहा। उसने अपने साथ सम्राट के पिछलगुओं रोशनदौला पानीपती, खिदमतगार खां, अब्दुल गफूर, कोकीजू को भी अपने पक्ष में कर लिया। खाने दोरा दरबार में संतुलन रखने के पक्ष में था। राजपूतों से मैत्री करके वह मराठों व निज़ाम की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सका, फिर भी 1739 तक मुग़ल दरबार पर अपना प्रभाव जमाए रखा और उसने सम्राट के मुंह लगे गफूर और कोकीजू को भी बाद में उनके पदों से हटाने में सफलता प्राप्त की। जब नादिर शाह के साथ संधि वार्ता चल रही थी तो युद्ध में आहत खाने दोरा ने कहा था, न तो सम्राट को कभी नादिर शाह के पास जाने देना और न नादिर शाह को दिल्ली ले आना, बल्कि इस बला को जैसे भी हो सके टालने का प्रयास करना। यानी कि एक वो कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, परंतु मुग़ल अमीरों ने उसकी सलाह पर आचरण नहीं किया, जिसके परिणाम मुग़ल सम्राट और दिल्ली की जनता दोनों को भुगतने पड़े। तो ये थोड़े से समय खाने दोरा का प्रभाव रहा, लेकिन जो मूल जो अमीर थे, मुग़ल अमीर थे, उनको ये कन्वर्टेड मुसलमान का सत्ता में रहना उनको पसंद नहीं आया और जल्दी ही उसका प्रभाव सत्ता से हटाने के लिए उसको अपने रास्ते से हटा दिया। तो मुग़लों का जो दरबार है विद्यार्थियों, वो षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा और इसका प्रभाव यह रहा कि कोई भी मुग़ल शासक अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका। अधिक दिनों तक कोई भी मुग़ल शासक राज सिंहासन पर कायम नहीं रह सका और इससे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उनको स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया और वो क्षेत्रीय शक्तियाँ धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो गईं। एक जयसिंह का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब मुग़ल अमीर स्वार्थी हो गए और मुग़ल सम्राटों की निर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे और स्वामी भक्ति की भावना कहीं लेश मात्र भी नज़र नहीं आ रही थी, परंतु उस समय जो राजपूत राजा थे, राजपूत नरेश थे, वे अब भी अपने वचन पर कायम थे और मुग़ल सम्राटों का भला करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। यही बात आमेर नरेश स्वाई जयसिंह की थी। तो स्वाई जयसिंह ने अपना प्रभाव सम्राट मोहम्मद शाह के अपकर्ष में प्रयुक्त न कर उसके उत्कर्ष में प्रयुक्त किया। स्वाई जयसिंह ने जो भी मुग़ल सम्राट था उस सम्राट के प्रति वफादारी निभाई, जबकि मुग़ल जो अमीर है वो अपने स्वार्थ में लगे रहे। तो विद्यार्थियों, ये स्थिति थी मुग़लों की जिस समय यूरोपियन शक्तियाँ भारत में आई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।